नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, ये जो आपकी बुक है इसमें टोटल हमें पेज नंबर 1 से लेकर के तो पेज नंबर 72 यानी कि 72 तक दिया है। और इस एक ही वीडियो में बच्चों हम आपके पेज नंबर 1 से लगा करके तो पेज नंबर 72 तक दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको बताऊंगा और प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। टोटल अगर बच्चों हम सप्ताह वाइज बात करें तो इसमें आपके टोटल 8 सप्ताह दिए हैं। सप्ताह नंबर 1 से लगा करके तो सप्ताह नंबर 8 तक। तो इस एक ही वीडियो में हम आपके 8 सप्ताह यानी कि पेज नंबर 1 से लेके तो 72 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपको किसी भी सप्ताह के आंसर देखने हो बच्चों, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करना, आपको इस एक ही वीडियो में सभी सप्ताह के उत्तर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स भी लगा दूंगा, उन पर क्लिक करके भी आप सभी सप्ताह के उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल से आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, जिस भी सप्ताह के आंसर आपको देखना हो इस एक ही वीडियो में इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, जो आपका सप्ताह नंबर 1 है यानी कि प्रथम सप्ताह सजीव निर्जीव, यहाँ से हम आपके प्रश्नों को उत्तर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ हमें चित्र वगैरह देखने को मिलेगा। इसके नीचे चलते हैं, जो बच्चों आपको प्रश्न दिए हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो सीधे हम आपके कार्यपत्रक यानी कि अभ्यास पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो प्रश्न में कहा है सही विकल्प पर टिक लगाइए। यानी कि पहले नंबर का हमें क्या दिया था, पेड़ रिक्त स्थान है, सजीव है या निर्जीव। तो बच्चों पेड़ सजीव है, इसलिए हमने सजीव लिखा। पत्थर निर्जीव है, देखो थोड़ा सा जूम कर बताऊं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो पहले वाले में हमने सजीव किया। सेकंड पत्थर है तो क्या है, निर्जीव है, इसलिए इसमें आप आंसर क्या करोगे, निर्जीव। नेक्स्ट कुत्ता है तो क्या है, सजीव है। कार निर्जीव है, बच्चा सजीव है। बच्चों जो सांस लेते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। सिंपल सी एक परिभाषा इसकी है। ठीक है, अब हमसे छठे नंबर के प्रश्न में पूछा है सजीव क्या करते हैं। ए बी सी तीन ऑप्शन दिए हैं, साथ ही में अगर हम देखेंगे तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी। तो पहला ऑप्शन है हिलते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, ये तीन ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर हमारा क्या है, समस्त विकल्प सही। ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर करना है। अगला हम देखेंगे इनमें से कौन सा जीवित है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो बच्चों कुर्सी, बिल्ली, गाड़ी, पत्थर। बिल्ली जीवित है, इसलिए हम ऑप्शन बी सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8, निर्जीव क्या नहीं करते हैं। ऑप्शन में चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। सही उत्तर हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, इसे पौधा किस समूह में आता है। सजीव, निर्जीव, दोनों के बीच की कड़ी, किसी में भी नहीं। तो बच्चों सही उत्तर हमें करना है ऑप्शन ए सजीव। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, पौधा किस समूह में आता है, ये हम कर चुके हैं। कौन अपने आप नहीं हिल सकता, तो कार अपने आप नहीं हिल सकती, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अब आपको पोषण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो कुछ और प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों आपकी गतिविधि 1 है, इसमें संतुलित आहार की थाली का चित्र हमें देखने को मिलेगा। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे लिखा है सभी छात्र थाली में चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीरवर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व की सूची बनाएंगे। देखो बच्चों टोटल अगर हम यहाँ पे बॉक्स देखेंगे तो हमें 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे। पहला है ऊर्जा प्रदायी भोजन का, दूसरा है शरीरवर्धक भोजन का, तीसरा है सुरक्षात्मक पोषक तत्व का, चौथा है शरीर के लिए हानिकारक भोजन का। अगर हम बात करें ऊर्जा प्रदायी भोजन तो इसमें हमने चावल, रोटी, आलू की सब्जी और घी लिखा है। शरीरवर्धक भोजन में दाल, पनीर, अंडा, राजमा लिखा है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व में हरी सब्जी, गाजर, खीरा, पपीता किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें शरीर के लिए हानिकारक भोजन तो इसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड नमकीन, केक किया है। चलिए ये जो हमारा प्रश्न है तालिका जो है कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं इसके जस्ट नीचे गतिविधि नंबर 2।
तो बच्चों ये गतिविधियां आपको करनी है डायरेक्टली, इनमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। गतिविधि नंबर 2 और 3 में ये तो आपको क्या आपके टीचर्स आपके स्कूल में करवाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसमें उत्तर नहीं लिखना, आपको एक्टिविटी करनी होगी, आपके हाथ पैर जैसे भी करना है वैसे, ठीक है। तो ये जो आपका कार्यपत्रक अभ्यास है इसे अब हम देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें दिए हैं। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमसे पूछा गया है, संतुलित आहार में क्या होता है। तो इसमें सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी आएगा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। ABCD 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान दिए हैं, इन्हें रिक्त स्थान कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान जो हमारे हैं, पहले नंबर का प्रश्न अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर की क्वेश्चन में हमें दिया है दूध से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। पहले नंबर के प्रश्न में हम करेंगे प्रोटीन। सेकंड है चुकंदर में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो सेकंड हमारा होगा विटामिन। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए पेज नंबर 8 तक बच्चों हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आपके द्वितीय सप्ताह हमारे आसपास के पदार्थ पेज नंबर 9 पे आ चुके हैं। क्लास 9th साइंस ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के सप्ताह नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। द्वितीय सप्ताह हमारे आसपास के पदार्थ, पेज नंबर की अगर हम बात करें तो पेज नंबर आपका 9 है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो आपको प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। तो आपको डायरेक्टली पेज नंबर 10 निकाल करके पेज नंबर 11 पे आ जाना है। यहाँ पे हमें क्रियाकलाप दिया है, सामग्रियों की पहचान करें, मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ। पहले वाला जो आपको दिया है तो इसमें आप लोहे की कुर्सी मिट्टी का घड़ा लिखेंगे। सामग्रियाँ जिनसे वे बनती हैं, इसमें लोहा धातु मिट्टी मृदा लिखना। चलिए इसके नीचे अगर हम चलें तो हमें क्रियाकलाप 2.2 देखने को मिलेगा। पहले वाला जो आपका बॉक्स दिया है इसमें कांच करना, दूसरे में प्लास्टिक, तीसरे में धातु स्टील, चौथे में मिट्टी आपको लिखना है। यह आपका कंप्लीट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक तालिका दी गई है, सामग्री के विभिन्न गुण। तो यहाँ आप लिखना चम्मच, इधर आएगा स्टील, तांबे का लोटा इसमें आएगा तांबा, चांदी की कटोरी इसमें आएगा चांदी। टोटल बच्चों ये 3 बॉक्स आपको दिए थे, मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3 चीज़ लिख सकते हो, एक मैंने यहाँ पे बढ़ा करके लिखी है, आप चाहो तो 4 भी लिख सकते हैं। बाकी 3 लिखना है क्योंकि 3 ही कॉलम आपको दिए हैं, तो 3 चीज़ लिख लेना है, जैसे कि चम्मच, तांबे का लोटा, चांदी की कटोरी, इधर स्टील, तांबा, चांदी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये मैंने आपको ओनली ऑन रेड कलर में हाईलाइट किए हैं समझाने के लिए, तो ये आपको उत्तर में नहीं करना, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपकी बुक में ब्लैक कलर में दिया है, इसे आप नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया है। चलिए अब हम देखेंगे गतिविधि नंबर 2। यहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर करना है। आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करेंगे। तो पहला हमें क्या दिया है, ईंट, ये कठोर या नरम, तो ईंट कठोर होती है, सामग्री मिट्टी से बनती है। तकिया नम होता है, कपड़े से बनता है। ग्लास कठोर होता है, कांच से बनता है। मेज कठोर होती है, लकड़ी से बनती है। स्वेटर नम होती है, ऊन से बनती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, एक पिक्चर हमें दी है, कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। चित्र के आधार पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, ईंट। सेकंड, खा वाले में पेड़। तीसरे, ता वाले में दरवाज़ा। चा वाले में खिड़की। बस यही हमें करना है, बाकी ये तो दोनों शब्द मैंने ऐसे ही हाईलाइट किए हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी पहले से ब्लैक कलर काले कलर में लिखे हैं। तो अब हमारे पास गतिविधि नंबर 3 आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आंसर यहाँ भी लिख दिया है। अगर आपकी बुक में प्रॉपर जगह नहीं है तो आप ये आंसर यहाँ ना लिख करके डायरेक्टली आपको जो ये तालिका दी गई है इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बाकी दोनों जगह लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। पहले वाला आपका क्या है, कांच का गिलास, तो ये पारदर्शी है। वाटर पेपर ये पारभासी है। रबड़ ये अपारदर्शी है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉस्टेड कांच, तो ये आपका क्या है, पारभासी है। लकड़ी का बोर्ड अपारदर्शी है। खिड़की का कांच पारदर्शी है। अब यहाँ पे हमें तालिका दी थी, सारे शब्दों को अलग अलग कॉलम में लिखना था, जैसे कि पारदर्शी इस कॉलम में, पारभासी इस कॉलम में, अपारदर्शी इस कॉलम में।
तो ये कांच का गिलास, खिड़की का कांच पारदर्शी, वाटर पेपर फ्रॉस्टेड कांच पारभासी होगा, और रबड़ लकड़ी का बोर्ड आपका अपारदर्शी होगा। चलिए अब हम देखते हैं जो और प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। तो बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये रेड कलर में लिखा है, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब यहाँ से आप आंसर करोगे। गतिविधि नंबर 4 में हमसे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा है। आइए तालिका में दी गई सामग्री को घुलनशील अथवा अघुलनशील सामग्री में वर्गीकृत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का अगर हम देखें तो चीनी हमें दिया है, ये घुलनशील होती है तो घुलनशील लिखेंगे। नेक्स्ट है नमक, ये भी पानी में घुलनशील होता है इसलिए घुलनशील लिखेंगे। अगला है चॉक पाउडर, इसके लिए आपको अघुलनशील लिखना है। रेत, ये भी आप अघुलनशील करोगे। नेक्स्ट है लकड़ी का बुरादा, इसे भी आप अघुलनशील करना। चलिए ये जो हमारे प्रश्न है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और जो नीचे हमसे प्रश्न पूछे हैं। अगर ये कार्यपत्रक देखें तो कुछ इस तरह से हमसे यहाँ पे कहा है, द्रव व द्रव्य के उदाहरण समझकर इन्हें पृथक पृथक कीजिए। ठीक है, तो ये आपको जल, रेत, दूध, चना, कंकड़, तेल, गेहूं, शक्कर, नमक, मही, ये दिया है। नेक्स्ट, तद्भव यौगिकों मिश्रण व अणु का पृथक्करण कीजिए। तो ये देखो बच्चों पृथक्करण यहाँ पे। चलिए जस्ट नीचे हमें जो तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है इसे समझते हैं और प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करते हैं। पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। पहले नंबर का अगर हम देखें तो गेहूं से भूसा, ये छानना सीविंग आएगा। नेक्स्ट, दूध से दही, रासायनिक परिवर्तन आएगा। अगला, नमक व बालू का विलयन, ये वाष्पीकरण होगा। पत्थर के मिश्रण से लोहा, ये चुंबक द्वारा पृथक्करण है। चाय से चाय की पत्ती, इसे छानना निस्पंदन करेंगे। पानी से तेल को पृथक करना, इसे अपक्षेपण डिटेंशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर के प्रश्न को कुछ इस तरह से हमें दिया है। सममांगी व विषमांगी विलयन का चयन कर पृथक पृथक कीजिए। पानी, नमक पानी, बालू दूध, चाय की पत्ती, पानी शक्कर। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें तो आपको कुछ लिखने के लिए स्पेस नहीं दी। पांचवें नंबर के प्रश्न के उत्तर को अब हम देखेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों से विलेय व विलायक का चयन कीजिए। पानी प्लस नमक, विलेय इसमें नमक है और विलायक आपका पानी है, तो पानी बालू में बालू आपकी विलेय रहेगी और पानी विलायक। पानी और शक्कर में शक्कर आपका विलेय है, पानी विलायक। नेक्स्ट, नींबू पानी में नींबू का रस विलेय है और पानी आपका विलायक है। इसके नीचे अगर हम छठे नंबर का प्रश्न देखें तो कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। लोहे में जंग लगना, तो ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए उत्तर में हमने किया रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला अगर हम देखें, बर्फ का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन, ये भौतिक परिवर्तन है। अगला, श्वसन, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आपका 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठोस, द्रव व कोलाइड गैस का चयन कीजिए। ठोस, द्रव, कोलाइड व गैस का चयन कीजिए। तो इसमें बच्चों ओनली वन हमें चयन करना है। किस तरह से करेंगे, देखो चना आपका ठोस है, बालू ठोस है और नमक भी आपका ठोस ही आएगा। इसके साथ में जो आपको पत्थर दिया है ये भी आप ठोस में करना। टोटल कौन कौन से, चना, बालू, देखो मैं, चना, बालू, नमक और पत्थर, ये चार चीज़ें हमारी क्या हैं, ठोस हैं। इसके बाद जो आपका देखो इन चारों पे से हटा दूँ, ये चार आप कर लोगे। नेक्स्ट जो हमें दिया है नमक, जो दही और दूध, ये आपका आएगा कोलाइड। ठीक है, ये जो कोलाइड दिया है ये। अगला अगर हम देखें तो के हमें दिया है द्रव। द्रव में आपका कौन कौन सा आएगा, जल और तेल। देखो मैं मैच कर बता दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन सा है। इसे ठोस से मैच कर रहा हूं। नेक्स्ट, बालू भी आपका ठोस से मैच होगा। अगला जो आपको नमक दिया है इसे भी ठोस से हम मैच करेंगे। जो हमें पत्थर दिया है इसे भी ठोस से मैच करेंगे। अगला है दही और दूध। दही और दूध आपका कोलाइड से मैच होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जल और तेल। जल को हम द्रव से मैच करेंगे और तेल को द्रव से। यहाँ पे मैंने मैच कर आपको बताया है, आपको इस तरह से मैच नहीं करना, बस आपको समझ लेना है इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि उत्तर लिखने के लिए जगह तो हमारे पास ही नहीं, इसलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां। विलयन में प्रमुख दो घटक व विलायक व विलेय होते हैं, तो इसमें उत्तर करना विलेय।
नेक्स्ट है हमारे पास ततु विलयन का प्रमुख उदाहरण चाय है। नेक्स्ट है सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण शक्कर का घोल है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हमें दिया है। चलिए इसे अब हम देखते हैं किस तरह से आपका प्रश्न है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और पेज नंबर 16 के बाद आपका आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 1 पेज नंबर 17 पर। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहले नंबर का अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण आपका दिया है, यह आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। सेकंड नंबर का जल में शक्कर घोलना, तो यह आपका होगा भौतिक परिवर्तन। अगला अगर हम देखें कोयले को जलाना तो रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना यह आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन होगा। एल्यूमिनियम टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना यह आपका भौतिक परिवर्तन है। अब कार्यपत्रक नंबर 2 में आपसे सत्य और असत्य पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहले नंबर के प्रश्न को अगर देखें तो इसमें कहा है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। पहले नंबर का हमारा असत्य आएगा। सेकंड है खा वाला, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। आंसर हमारा आएगा असत्य। नेक्स्ट है जस्ते लिपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है, इसे उत्तर में करेंगे सत्य। अगला है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है, भाप का, तो उत्तर हमारा आएगा सत्य। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्यपत्रक नंबर 3 में सही जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। इसमें मैच द कॉलम्स दिए हैं, सही जोड़ी मैच करनी है। किस तरह से करेंगे देखो आप। सबसे पहले का नंबर का अगर हम देखें तो बड़े क्रिस्टल हमें दिया है, इसे हम यसद लेपन से मैच करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर को आप मैच कर लेना यसद लेपन से। दूसरे नंबर का है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसे हम मैच करेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखो इसको हमें मैच करना है रासायनिक परिवर्तन से। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना, तो यह आपका मैच होगा। देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर समझना, थोड़ी सी क्या है मिस्टेक हुई है एक बार। तो देखो मैच द कॉलम्स में हमें किस तरह से करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ आए। बड़े क्रिस्टल मिस्री के होते हैं, इसलिए मिस्री से हम मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसे हम कहेंगे यसद लेपन, तो ये हमारा मैच होगा छठे नंबर से। दूध का खट्टा होना, यह किस तरह का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तो पाँचवें नंबर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को हम यहाँ पे जंग से मैच करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें पानी में नमक घोलना, तो यह आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने के पानी का दूधिया होना, इससे मैच होगा। तो इस तरह से आपकी जोड़ी मैच होगी। यहाँ से आप देख सकते हो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है, बस ऐसे ही आपको मैच करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच करना। तो यहाँ से मैच द कॉलम्स हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 4 है इसे। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सत्य अथवा गलत है तो असत्य लिखिए। का नंबर का अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिया है नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो पहले नंबर का हमारा है सत्य। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो बच्चों ये आपका आएगा सत्य। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह है असत्य। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, यह है सत्य। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 5, चलिए इसे हम देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 जल को उबालना उत्तर सही है। अगला अगर हम देखें खा नंबर का एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास है, सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारे पास गा नंबर का एक व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है, क्यों। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए आएगा गेट को जंग से बचाने के लिए।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें चौथे नंबर का प्रश्न है, गैल्वेनीकरण जस्ते की परत चढ़ाना किस धातु पर किया जाता है? तो यह जिंक पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही उत्तर है। अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 6 है, इसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर का अगर हम देखेंगे, शक्कर का विलयन बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है गेहूं का आटा बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए इसके आगे अगर हम बढ़ें तो दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां हमें यहाँ पे बताई गई हैं और यहाँ पे कुछ विधियां हमें देखने को मिलेंगी। इसे स्किप करके हम पेज नंबर 20 पे आ चुके हैं। तो पेज नंबर 20 पर भी हमें विभिन्न तरह की विधियां देखने को मिल रही हैं। चलिए पेज नंबर 20 निकालने के बाद हम आ जाते हैं जो आपका अगला पेज दिया है, पेज नंबर 21। तो यहाँ पे भी हमें कुछ डायग्राम्स वगैरह चित्र देखने को मिलेंगे एंड इसे अगर हम स्किप करते हैं तो पेज नंबर 21 के बाद पेज नंबर 22 आपको दिया है, पहले मुझे पकड़ें, इस तरह से चीज़ें दी हैं। तो चलो बच्चों इन्हें भी हम स्किप करते हैं और इसके बाद जो आपको प्रश्न दिया है उसे हम देखते हैं। तो बच्चों ये आपको पेज नंबर 23 पे आ जाना है, तृतीय सप्ताह भौतिक राशियाँ, कक्षा 9वीं विज्ञान ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। इसमें भौतिक राशियाँ आपको दिया है। तो चलिए बच्चों इस सप्ताह के जो आपके प्रश्न और उत्तर हैं उन्हें हम देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका कार्यपत्रक नंबर 1 आ जाता है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सारे प्रश्न। पहले नंबर के प्रश्न में दिया है एक वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो उत्तर में बच्चों आपको करना है 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने 500 सेंटीमीटर लिख दिया है, आपको ठीक से नहीं दिखा रहा तो मैं लिख के बता दूं 500 और सेंटीमीटर। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? इसका उत्तर हमारा रहेगा 720 मिनट। नेक्स्ट है एक वस्तु का द्रव्यमान 5000 ग्राम है, यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो बच्चों सही उत्तर हमारा आएगा 5 किलोग्राम। आंसर आपको ये 5 किलोग्राम लिखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या होता है, तो उत्तर में हमें करना है 373.15 के। चलिए अब हम देखेंगे जो आपका 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, इसे एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि हम इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो 0.15 मीटर आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है, एक फिल्म 2 घंटे और 30 मिनट तक चलती है, यदि हम इसे मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो बच्चों आंसर हमारा आएगा 150 मिनट। यहाँ से भी आप देख लेना, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने ये लिख दिया है 150 मिनट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का प्रश्न, एक वस्तु का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, यदि हम इसे ग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आपका होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम, ये उत्तर मैंने यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, 273.15 के को डिग्री सेल्सियस में बदलें तो ये आपका होगा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या हैं? इसके उत्तर में आप करोगे जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं। अगला है 10वें नंबर का प्रश्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिखिए कोई 4। तो उत्तर होगा वेग, त्वरण, बल, दाब। अब हमारे पास अभ्यास पत्रक 2 आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित राशियों को मूल भौतिक राशियों एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को परख कर उचित कॉलम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक कॉलम आपका है मूल भौतिक राशियों का, दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियों का। पहले वाली कॉलम में हमने लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, दूरी लिखा है, ये मूल भौतिक राशियाँ आपकी हैं। नेक्स्ट अगर आप कॉलम देखोगे तो इसमें आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा मंदन, त्वरण, वेग, गति, बल, ये आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। अब अगर हम देखें अभ्यास पत्रक 3 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी लंबाई से मिलाइए। किस तरह से मैच करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको लंबाई यानी कि मीटर दिया है, इसे हम लंबाई मीटर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान, तो इसे हम किलोग्राम से मैच करेंगे।
अगला है समय। समय को सेकंड में गिना जाता है तो सेकंड से करेंगे। तापमान को केल्विन में गिना जाता है तो केल्विन से करेंगे। चलिए, ये तो है आपका जोड़ी यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 ये आपका कंप्लीट। इसके बाद अभ्यास पत्रक 4 हमें दिया है, लंबाई मापन तालिका तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमें तालिका तैयार करनी थी। कुछ वस्तुओं के नाम हमने लिखे हैं, जैसे कि पेंसिल लिखा है 15 सेंटीमीटर, किताब लिखी है 25 सेंटीमीटर, कॉपी लिखी है 20 सेंटीमीटर, रबर लिखी है 5 सेंटीमीटर, स्केल लिखा है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद अभ्यास पत्रक 5 दिया है, द्रव्यमान मापन तालिका तैयार करनी थी। तो इसमें वजन वाली वस्तुओं का लिखेंगे, जैसे कि सेब 150 ग्राम का लिखा है, आलू 200 ग्राम का, चीनी 500 ग्राम की, किताब हमने लिखी है 300 ग्राम और पत्थर लिखा है 1 किलोग्राम का। अब बच्चों अभ्यास पत्रक 5 हम देखते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न में आपको दिया है बल की परिभाषा लिखिए। जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाई जाती है तो उस पर लगाया गया प्रभाव बल कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 नंबर का प्रश्न, बल की इकाई लिखिए। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे? बल की इकाई न्यूटन एन है। 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, दाब की परिभाषा लिखिए। तो इसमें उत्तर आप करेंगे, किसी सतह पर प्रतिवर्तित एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। अगला देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, दाब की इकाई लिखिए। तो दाब की इकाई पास्कल पीए है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को हमें दिया गया है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है, दाव की गणना कीजिए। तो ये आपका उत्तर निकल करके आएगा 5 पास्कल। पूरा हमने यहाँ पे सोल्व करा रखा है, इसी तरह से आपको देख करके लिखना है। 10वें नंबर के अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिया है, बल का मात्रक किस भौतिक विज्ञान के नाम पर रखा गया है? तो बल का मात्रक न्यूटन, इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। चलिए, ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमें दिया है पेज नंबर 26 के बाद पेज नंबर 27 ध्वनि। तो बच्चों यहाँ पे हम आ चुके हैं पेज नंबर आपका 27 है, ध्वनि करके टॉपिक हमें दिया है और सारणी दी है, वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायन भाग के नाम हमें बताना है। तो पहला बीणा था, इसका तनित डोरी ताल लिखा। सेकंड तबला था, इसका तनित झिल्ली किया। तीसरा सितार था, इसका तनित तार किया। चौथा बांसुरी था, इसका वायु स्तंभ लिखा। नेक्स्ट हमारा था 5वें नंबर का शहनाई, इसका वायु स्तंभ किया। ढोलक में जो आवाज़ आती है तनित झिल्ली से आती है। हारमोनियम में वायु स्तंभ हवा के स्तंभ से आती है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है इसे। तो पेज नंबर 28 के बाद पेज नंबर 29 पे हम आ चुके हैं। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, यहाँ पे ध्वनि के बारे में हमें बताया है। तो हम चलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 29 के बाद पेज नंबर 30 पे और गतिविधि नंबर 1 आपको दी है, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों के कंपायन भाग हमें लिखना है। पहला आपको दिया है बीणा, इसका होगा तनित डोरी। दूसरा है तबला, इसका होगा तनित झिल्ली। नेक्स्ट है आपका शहनाई, इसका होगा वायु स्तंभ हवा का स्तंभ। अब हमसे अभ्यास पत्रक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यास पत्रक का प्रश्न है, पहले नंबर का, ध्वनि क्या है? इसका उत्तर होगा, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है जिसे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि की गति वायु में क्या है? तो ध्वनि की गति वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज एडजेट, जिसका नाम हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। अगला अगर हम देखें चौथे नंबर का प्रश्न, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमने अंतर लिख रखा है, प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशन दी है। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक की ध्वनियाँ श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं, जबकि 20 एचजेड से कम तथा 20,000 एचजेड से अधिक की ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। 5वें नंबर के प्रश्न में दिया है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें छठे नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, 20 एचजेड से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में होगा, 20 एचजेड से कम वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला है 7वें नंबर का प्रश्न, अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20,000 एचजेड से अधिक होती है।
8वें नंबर का प्रश्न दिया है, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? उत्तर लिखेंगे, ध्वनि की गति माध्यम के प्रकार तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तर हम लिखेंगे 9वें नंबर के प्रश्न का, ध्वनि का उपयोग संचार, संगीत, चिकित्सा, सोनार, औद्योगिक जांच आदि में किया जाता है। 10वें नंबर का प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? उत्तर करेंगे, ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक तेज ध्वनि जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। पेज नंबर 30 तक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 31 पे आपका सप्ताह नंबर 4 कोशिका आ जाता है। तो चतुर्थ सप्ताह कोशिका को अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 31 हम आपका निकाल चुके हैं। इसके जस्ट नीचे अगर हम चलेंगे, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग व कार्य हमें दिए गए हैं। और नीचे चलते हैं, प्रश्न उत्तर आपके देखेंगे। पेज नंबर 32 आपको स्किप करना है और आ जाना है पेज नंबर आपका जो 33 है इस पर। तो ये तो बच्चों गतिविधि 1 है, गतिविधि 2 है और गतिविधि 3 है। यहाँ पे आपको आंसर करना है। एक साइड हमें केवल पौधों का बॉक्स दिया है, दूसरी साइड केवल जंतु का बॉक्स दिया है। तो इधर आप लिखना कोशिका भित्ति, इधर लिखना सेंट्रियोसोम, यहाँ हरित लवक, इधर आएगा लाइसोसोम, इधर आएगा बड़ी स्थायी रिक्तिका, इधर आएगा छोटी या अस्थायी रिक्तिका। अब आपके अभ्यास के प्रश्न है, रिक्त स्थान हमें दिए हैं। पहले नंबर के रिक्त स्थान को अगर हम देखें, कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, तो मौलिक इकाई आपका उत्तर आएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। चौथा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अब मैच द कॉलम से सही जोड़ी हमें दी है, किस तरह से मैच करेंगे देखिए आप। पहला जो आपका है केंद्रक, ये नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए नियंत्रण केंद्र से मैच करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम ऊर्जा उत्पादन से मैच करेंगे क्योंकि इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका भित्ति, ये केवल पौधों में पाई जाती है तो इससे मैच करेंगे। अगला है रिक्तिका, तो इसे हम डायरेक्ट भंडारण से मैच करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली मैच करना चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सत्य और असत्य। कोशिका भित्तु जंतु कोशिका में पाई जाती है, पहले नंबर का दिया है, आएगा असत्य। सेकंड अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट पौधों में हरा रंग देता है, ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रक कोशिका को निर्देश देता है, ये भी सत्य है। अगला अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर कहलाता है, ये भी सत्य है। चलिए अब हम देखेंगे ऊतक, कुछ इस तरह से प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो नीचे चलेंगे, बाकी के जो आपके प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे अभ्यास पत्रक, कार्यपत्रक आपका आ जाता है, सही विकल्प चुनना है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन बी संयोजी ऊतक आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं, तो ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक करते हैं। अब है हमारे पास सत्य और असत्य। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता वाला ऊतक विभज्योतक कहलाता है, उत्तर आएगा सत्य। अब है स्थायी ऊतक जीवन पर्यंत विभाजन करते हैं, उत्तर आएगा असत्य। नेक्स्ट है एपिथीलियम ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, यह आएगा सत्य। बच्चों पेज नंबर 36 के बाद पेज नंबर 37 आपका आ चुका है। यहाँ पे हमें सप्ताह नंबर 5 अम्ल दिया है, तो पांचवा सप्ताह अम्ल को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में चीज़ें हमें दी हैं। नीचे हम चलेंगे तो प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो पेज नंबर 38 भी आपको निकाल देना है और डायरेक्टली पेज नंबर 38 के बाद आपको आना है पेज नंबर 39 पर। यहाँ पे बच्चों 2 कॉलम्स हमें दिए हैं, पहले आप फर्स्ट वाला कॉलम देखो, इसके बाद मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगा। क्या एक्साइड पदार्थ लिखा था, उसका स्वाद हमें बताना था। तो नींबू का रस हमने खट्टा लिखा, संतरा खट्टा होता है तो खट्टा लिखा, इमली खट्टी होती है इसलिए खट्टा लिखा, दही भी खट्टा होता है तो खट्टा लिखा, आंवले को भी हमने खट्टा और कसीला किया है, वैसे खट्टा ही आपको करना है। नीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, करौंदा खट्टा होता है। तो ये आप बॉक्स में लिखोगे। चलिए इसके बाद हमें इधर साइड में जो एक और तालिका दी है, इसमें एक साइड पदार्थ के नाम दिए हैं, दूसरी साइड हमें बताना है अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। बच्चों अम्ल और क्षार में अंतर करने का एक सीधा सा तरीका है, जो पदार्थ खट्टे होते हैं
वह अम्ल होते हैं। जो पदार्थ कड़वे या कसीले होते हैं वे क्षार होते हैं। जैसे आप देखोगे करेला कड़ा होता है तो क्षार है, टमाटर खट्टा होता है तो अम्ल है, चूना कसीला होता है तो क्षार है, संतरा खट्टा होता है तो अम्ल है, नीम कड़वी होती है इसलिए क्षार है, जल न कड़वा होता है न खट्टा होता है, किसी भी प्रकार का नहीं होता यानी कि उदासीन है। 7वें नंबर पे दिया है मही, इसमें आएगा अम्ल क्योंकि ये खट्टा होता है। कच्चा आम, ये भी हमारा अम्ल आएगा क्योंकि ये खट्टा होता है। अब हम देखेंगे जो आपको और प्रश्न दिए हैं इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 40 के बाद आपको पेज नंबर 41 ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, अभ्यास और कार्यपत्रक हमें दिया है। पहले नंबर के प्रश्न में पूछा है दौरची के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन टुरपायर से वह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। वह ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दौरची यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? उत्तर में बच्चों हमने यह लिखा है, दौरची लिटमस पत्र का उपयोग करके पेय की पहचान करेगा। जो पेय नीले लिटमस को लाल कर देगा वह अम्लीय है, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षारकीय है, और जो लिटमस का रंग नहीं बदलेगा वह उदासीन पेय है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर का प्रश्न देखें तो कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। का, ख, गा 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले नंबर का देखेंगे, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ से कहाँ तक आपको करना है, ये यहाँ से तो यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है, प्रति अम्ल क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो आमाशय से अतिरिक्त अम्ल से क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, जिससे आराम मिलता है। नेक्स्ट ख नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये रहेगा, ख वाला यहाँ से यहाँ तक। ग नंबर का जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर सबसे नीचे यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो बच्चों ये जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसके बाद जो आपको प्रश्न दिए हैं उनकी तरफ चलते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यह है आपके तीसरे नंबर का प्रश्न। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तर होगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो केवल क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शक्कर के विलयन में यह पीली ही रहेगी। अब हम देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न, नीचे लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है स्पष्ट कीजिए। तो विलयन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीले पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और उदासीन विलयन किसी भी लिटमस का रंग नहीं बदलते। अब हमारे पास पदार्थ, धातु और अधातुएं दी हैं। तो ये बच्चों मैंने तालिका यहाँ पे फिल की है, तालिका आपको यहाँ से देखना है और पूरी जो तालिका है फिल कर लेना है। चलिए, तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो आपको और प्रश्न पूछे गए हैं, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। तो यहाँ पे बच्चों लोहे की कील चपटा हो गया, कोयले का टुकड़ा इसके सामने लिखना टुकड़े हो गए, एल्यूमिनियम की तार इसके सामने लिखना चपटा हो गया, लेड पेंसिल इसके सामने लिखना टुकड़े हो गए। अब हम देखते हैं जो आपका क्रियाकलाप दिया है, यहाँ पे हमें एक चित्र देखने को मिलेगा। तो देखो कुछ इस तरह से चित्र आपको दिया है। चित्र के नीचे हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, दिए गए पदार्थ कील, गंधक, कोयला, तांबे का तार उपरोक्त क्रियाकलाप में कील की जगह दोहराएं। प्रेक्षण लेकर इन पदार्थों को सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों जिन धातुओं में से करंट पास हो जाता है उसे हम कहते हैं सुचालक, जिनमें से करंट पास नहीं होता उन्हें हम कहते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी में से करंट पास नहीं होता तो वह धातु की कुचालक है, लोहे में से करंट पास हो जाता है तो वह धातु का सुचालक है। तो यहाँ पे लोहे की छड़ सुचालक है, गंधक कुचालक होगा, कोयला कुचालक होगा, तांबे की तार सुचालक है। अब हम चलेंगे पेज नंबर 43 के बाद पेज नंबर 44 पर। यहाँ पर हमें कार्यपत्रक नंबर 1 दिया है, इसे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन में हमें कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम और आयरन 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है इसमें 4 ऑप्शन है। सही उत्तर आपका आएगा जो आपको ऑप्शन दिया है सा वाला सल्फर, यह आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, इसका सही उत्तर बच्चों आपका होगा कोयले का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तो हमारे तन्य पदार्थ हैं, लेकिन सल्फर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं जो चौथे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है धातु सामान्यतः कठोर होती हैं, निम्न में से कौन सी धातु अपवाद है जो नरम होती है एवं आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? आवा सादा 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमारा सही उत्तर है सोडियम। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अपवाद है? तो यह हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन द सोडियम। दोनों में सोडियम ही उत्तर है, इसमें ऑप्शन द और ऊपर वाले में ऑप्शन सा। अब है हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 2। कॉलम ए के पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोग से मिलाइए। सिंपल सा है, आसानी से आप कर लोगे। देखो ऑक्सीजन जो दिया है इसका उपयोग हम श्वसन ग्रहण करने के लिए करते हैं, तो यहाँ मैच करेंगे। कॉपर का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, तो यहाँ मैच करेंगे। सल्फर का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है, तो यहाँ मैच करेंगे। आयरन का उपयोग रेल की पटरी बनाने में किया जाता है, तो यहाँ मैच करेंगे। और क्लोरीन का उपयोग जल को दूषण से रहित यानी कि दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 44 के बाद ये कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया है निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स हमने धातुओं वाला लिखा है, दूसरा बॉक्स अधातुओं वाला लिखा है। धातुओं में आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी लिखा है। तो एक साइड से आप धातुओं वाली चीज़ों को लिखोगे जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी। सेकंड साइड आपकी अधातुएं वाली चीज़ें होंगी जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आगे के पेजेस पर चलते हैं और देखते हैं। पेज नंबर 46 तक हम आ चुके हैं। अब आपका 6वां सप्ताह पेज नंबर 47 पे आ जाता है। कक्षा 9वीं विज्ञान ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के सप्ताह नंबर 6 को अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और 6वां सप्ताह का नाम है गति। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गतिविधि 1 हमें दी है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर आपको बता दूँ, बचे हुए बॉक्स अभी इधर करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो इधर हमने चलती कार लिखा है, यहाँ साइकिल, इसके नीचे दौड़ता हुआ बच्चा, इसके नीचे बहती हुई नदी का पानी और उड़ता पक्षी। औचित्य में अपना स्थान बदलती है, आगे बढ़ती है, लगातार गति करता है, बहता हुआ आगे बढ़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। फिर स्थिर वस्तु में पेड़, कुर्सी, मेज, पुस्तक, दीवार, ये हमने लिखा है। इसके नीचे इसके आगे अगर हम चलेंगे तो अपना स्थान नहीं बदलता, कुर्सी अपना स्थान नहीं बदलती, मेज अपना स्थान नहीं बदलती, पुस्तक अपना स्थान नहीं बदलती, दीवार अपना स्थान नहीं बदलती। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। गतिविधि नंबर 2, अपने आसपास की गतिशील वस्तुओं को देखिए, पहचान कर कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जो सरल रेखीय गति कर रही हों। तो ये आंसर हमने लिख दिया है। चलती ट्रेन, लिफ्ट की सीढ़ी, ऊपर नीचे की गति, सीधी रास्ते पर चलती कार, फिसल पट्टी से सीधा फिसलना, सीधे रास्ते पर चलती बस। अब है हमारे पास गतिविधि नंबर 3। चलिए इसे हम देखेंगे। तो कुछ इस तरह से गतिविधि 3 हमें दी है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और गतिविधि 4 में हमें ये चीज़ें लिखनी है। पारेड करते सैनिक, रेखीय गति आएगा। सीधी सड़क पर चलती गाड़ी, रेखीय गति आएगा। दौड़ते धावक के हाथों की गति, दोलन गति करना। झूले की गति, दोलन गति होगी। चलती साइकिल के पेडल की गति, घूर्णी गति होगी। लोलक की गति, दोलन गति। पंखे की गति, घूर्णी गति है। अब हमारे पास गतिविधि नंबर 5 आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल दी गई है। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर सेकंड में बदलें। तो ये हमने चेंज करके लिखी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये आपको यहाँ से लिख लेना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं गतिविधि दी है। पहले वाले में आप लिखना स्थिर अवस्था, दूसरे में लिखना एक समान गति निरंतर गति, थर्ड में लिखना असमान गति त्वरण युक्त गति। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास पत्र का आपको दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इनका उत्तर बताऊंगा, दिक्कत मत लेना। उत्तर के लिए आपको जगह नहीं दी है, फिर भी हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। गति को परिभाषित कीजिए, चाल की दूरी और समय से संबंध लिखिए। तो इस पेज को देखो, मैं आंसर फिल करके और ये वाला पेज आपको बताता हूँ। तो ये देखो बच्चों, पेज में मैंने सभी तरह के आंसर लिख दिए हैं जो भी आपसे पूछे थे। पहला पूछा है गति को परिभाषित कीजिए। आंसर लिखेंगे किसी वस्तु का एक निश्चित स्थान समय पर अपनी स्थिति बदलना गति कहलाती है। चाल का दूरी और समय से संबंध लिखिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट है चाल का मूल मात्रक लिखिए, तो मीटर प्रति सेकंड। समय समान और असमान गति में अंतर लिखिए, तो समान गति में समान समय में समान दूरी तय होती है, जबकि असमान गति में समान समय में असमान दूरी तय होती है। थोड़ा सा जूम कर आपको बता दूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ से सारे प्रश्न आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। चलिए आगे का प्रश्न हम देखेंगे, जो कुछ और प्रश्न आपसे पूछे हैं। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट तक चलती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आएगा दूरी बराबर 10 किलोमीटर। छठे नंबर में औसत चाल 1.6 सेकंड लिखना। सातवें नंबर के प्रश्न में उत्तर चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना। आठवें नंबर का जो आपका प्रश्न दिया है, निम्नलिखित की स्थितियों के अनुसार दूरी समय ग्राफ की आकृति खींचिए। तो उत्तर सीधी रेखा और क्षैतिज रेखा आपका आएगा। निम्नलिखित को मीटर सेकंड में बदलिए, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा का 6.6 मीटर सेकंड होगा और 320 किलोमीटर प्रति घंटा का 88.89 मीटर सेकंड होगा। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, तो 9 मीटर सेकंड का 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा, एमएस का 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक दिशा में जैसे बल जुड़ता है, विपरीत दिशा में बल घट जाता है। ठीक है, ये आप ना भी लिखोगे तो चलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये भी बच्चों, ये भी आपको नहीं लिखना क्योंकि ये आपकी बुक में काले कलर में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। अब यहाँ से आपको आंसर करना है। तो देखो, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने टिक की हैं, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, टोटल हमें यहाँ पे 5 चीज़ें दी हैं। जिन बॉक्सेस को मैंने टिक किया है उन्हें टिक करना, जो बॉक्स खाली हैं उन्हें आपको खाली रहने देना है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। यह है आपका पेज नंबर, मैं आपको बता दूं 53 के बाद पेज नंबर आपका 54 है। वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना। तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस में कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आप देखो, नहीं होता, नहीं होता, होता है, नहीं होता, यहाँ होता है, होता है, होता है, होता है, ये आपको लिख लेना है। अब है हमारे पास अगले प्रश्न। तो ये तो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है, नीचे के प्रश्न हम देखेंगे। तो पेज नंबर 56 के बाद पेज नंबर आपको आ जाना है 57 पर। पेज नंबर 57 पर भी हमें प्रश्न नहीं दिए। पेज नंबर 58 पे आपको आ जाना है। कार्यपत्रक हमें दिया है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 2 उदाहरण आप देख सकते हो। गेंद को लात मारना, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना। ठीक है, धक्के के 2 हैं, गेंद को लात मारना, दरवाज़ा बंद करना। खिंचाव के 2 हैं, दरवाज़ा खोलना, रस्सी को अपनी ओर खींचना। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। पहला होगा मिट्टी को दबाकर खिलौना बनाना, दूसरा होगा रबर को खींचकर लंबा करना। निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कूप से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। उत्तर हमारा होगा खींचना। नेक्स्ट है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। अगला है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए उसको धक्का देना पड़ता है। अगला है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा हो उसको पहचानिए। तो यहाँ पे बच्चों तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको देखना है और उत्तर को कंप्लीट करना है। चलिए, ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और प्रश्न आपको जो दिए गए हैं। तो बच्चों पेज नंबर 59 के बाद पेज नंबर 60 पर हम आ चुके हैं। कक्षा 9वीं
विज्ञान ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 7 को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 7वां सप्ताह पादपों में पोषण। चलिए इसे देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपको दिए हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम स्किप करके चलते हैं जहाँ पे आपके प्रश्न पूछे हैं। यह आपका आ जाता है अभ्यास कक्षा पत्रक। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन सही उत्तर है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है सत्य और असत्य। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है, ये उत्तर आपका सत्य है। दूसरा है वायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है, ये उत्तर असत्य है। सांस लेने और श्वसन दोनों एक ही क्रिया है, यह आपका आएगा असत्य। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन आपको दिया है। तो अभ्यास कक्षा पत्रक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है, ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज मच्छर उत्तर आएगा। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख मुख्य कारक है घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखो यहाँ पे जीवाणु को आप किससे मैच करोगे? क्षय रोग से। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, इसे हम मैच करेंगे मलेरिया से। अगला हमारा है वायरस, तो यह हेपेटाइटिस से ही मैच होगा। एक बार बता दूं, जीवाणु को आप कर लेना यहाँ, प्रोटोजोआ को यहाँ इसे। चलिए ये आपका कंप्लीट पेज नंबर 67 तक हम उत्तर कर चुके हैं। अब आपका सप्ताह नंबर 8, 8वां सप्ताह वन हमारी जीवन रेखा आ जाता है। क्लास 9th साइंस ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक के सप्ताह नंबर 8, 8वां सप्ताह वन हमारी जीवन रेखा को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये पिक्चर्स वगैरह दी हैं, अपशिष्ट जल की कहानी हमें बताई गई है। नीचे चलेंगे तो उर्वरक और खाद में अंतर कुछ दिए हैं। यहाँ पे सिंचाई की विधियाँ बताई गई हैं और खरीफ और रबी की फसल में अंतर देखने को मिलेगा। मिट्टी तैयार करने की प्रोसेस बताई है, बुआई की प्रोसेस बताई है। कार्यपत्रक नंबर 1 आ जाता है। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहा जाता है, उत्तर हमारा आएगा फसल। ये मैंने यहाँ लिखा, आप इस जगह में लिख लेना, ठीक है। फसल उगाने से पहले पहला कदम मिट्टी तैयारी करना है, तो यहाँ पे बच्चों तैयारी लिख लेना है। अगला है क्षतिग्रस्त बीज को पानी के ऊपर तेलना। शुरू करते हैं, ये आप यहाँ लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश तथा मिट्टी से पानी और पोषक तत्व आवश्यक हैं। अब है हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 2, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। खरीफ फसलें, इसमें हमारा क्या आएगा? धान और मक्का। नेक्स्ट है रबी की फसलें, इसमें हमारा आंसर आएगा गेहूं, चना। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे मैं आपको ठीक कर बता देता हूँ, रुको। खरीफ की फसल में हमारा आएगा धान और मक्का। नेक्स्ट है रबी की फसल, तो गेहूं, चना और टमाटर होती है। फिर हमारे पास रासायनिक उर्वरक, तो इसमें आपका हो जाएगा यूरिया और सुपर फास्फेट। जैविक खाद होगी ये, पशुपालन, गोबर, पौधों का अपशिष्ट, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने मैच किया है वैसे ही करना आप। अब हम चलते हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक हो चुकी है कंप्लीट। अब अगर आपको इसी तरह से अदर सब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते